अस्सलाम वालेकुम। हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो है उसको स्टार्ट किया हुआ था। आज हम इसके चैप्टर 5 जो है उसको डिस्कस कर लेंगे। आज ही आपको इसके चैप्टर 6 और चैप्टर 7 जो है उनके लेक्चर्स भी जो है वो इंशाल्लाह मिल जाएंगे। अच्छा, चैप्टर 5 जो है ना इसके अंदर बात की गई है प्रिविलेज ऑफ सोसाइटीज। इसके अंदर जो सेक्शन है वो सेक्शन 23 से 33 तक है। इसमें सेक्शन 23 जो है उसके अंदर बात की गई है सोसाइटीज टू बी बॉडीज कॉर्पोरेट। ये इतने मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा चीज़ों को समझना है आपने। अब यहाँ पे वो कह रहा है 23 के अंदर कि जितनी भी सोसाइटीज रजिस्टर होंगी वो सारी की सारी कोऑपरेटिव बॉडी होंगी। सिंपल याद रखना है, ये आपसे वो एमसीक्यू में पूछ भी सकता है कि रजिस्टर होने के बाद सोसाइटी क्या कहलाएंगी, तो वो कोऑपरेटिव बॉडी कहलाएंगी। मतलब उनकी एक अपनी सील होगी, उनके पास मोर्सी जानशीनी होगी। मतलब वो चाहे तो किसी भी बंदे को अपनी जगह पे नॉमिनेट कर सकते हैं, उनके पास ये भी पावर होती है। बाकी लीगल प्रोसीडिंग जो होती है वो भी सारी वो खुद कर सकते हैं। तो 23 में आपने सिंपल याद रखना है कि जब भी कोई सोसाइटी रजिस्टर हो जाती है तो रजिस्टर होने के बाद वो सोसाइटी कोऑपरेटिव बॉडी कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन 24। सेक्शन 24 के अंदर बात की गई है बायर क्लेम ऑफ सोसाइटी। अब यहाँ पर वो सोसाइटी के कुछ क्लेम्स की बात कर रहा है। इसमें वैसे आप एक्ट में देखें तो काफी वो आपको लगेगा बड़ी मुश्किल मुश्किल बातें हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा इसको इजी वर्डिंग में समझा देती हूँ कॉन्सेप्ट आपका, ताकि यहाँ पे क्लियर हो जाए। यहाँ पे 24 के अंदर वो ये बात कर रहा है कि कोई भी बंदा है, उसकी जो लैंड है उस पर गवर्नमेंट का कोई क्लेम है, गवर्नमेंट ने उससे कोई पैसा लेना है, कोई रेवेन्यू लेना है, कुछ भी किसी भी चीज के मद में गवर्नमेंट ने उससे कोई वसूली करनी है उस लैंड से। या फिर इसके अलावा कोई सोसाइटी है, उसने सोसाइटी को उस बंदे के ऊपर कोई क्लेम है कि इसने मेरे कुछ ड्यूज देने हैं, कोई चार्जेस देने हैं, कुछ भी इस तरह का। अब वो बंदा करंट मेंबर है, पास मेंबर था या नॉन मेंबर है, कोई भी है, तो उस बंदे ने क्या होगा कि उसने सोसाइटी से, हम सेक्शन 41 में ना नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि सेक्शन 41 के अंदर ना सोसाइटी लोन देती है कि उस बंदे ने सोसाइटी से लोन लिया था। अब उसकी वजह से वो बंदा डिफॉल्टर है। ठीक है, दो बातें यहाँ पे याद रखनी है। एक बात तो ये कि या तो वो बंदा गवर्नमेंट का उसके ऊपर कोई क्लेम है सिंपल वर्डिंग में, या फिर सोसाइटी का उसके ऊपर कोई क्लेम है किसी भी पैसे वैसे के मामले में। तो अब क्या होगा, उस बंदे की वो जो लैंड जिसके ऊपर क्लेम है, ठीक है, उस बंदे की जो लैंड होगी ना उसके ऊपर, अब वो कोई ना कोई बिजनेस तो कर रहा होगा। अगर उसने सोसाइटी से लोन लिया था उस लैंड के लिए, तो उस लैंड पर इट मीन कि वो कोई ना कोई बिजनेस कर रहा होगा, कोई एजुकेशनल उसका इंस्टीट्यूट होगा या कोई और बिजनेस होगा। आप यहाँ पे एग्जाम्पल समझने के लिए ले लें कि वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है ना वो उसको जो वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब क्या होगा कि उसने वहाँ पे जो एग्रीकल्चर जो किया है, जो काश्त की है, उसने वो उठा लिया। अब उसकी जो प्रोड्यूस है वो जब उसको सेल करेगा और उसका जो प्रॉफिट आएगा, तो सबसे पहले वो गवर्नमेंट के और सोसाइटी के चार्जेस अदा करेगा जो उसने देने होंगे। सिंपल इसके अंदर ये है कि अगर कोई भी क्लेम है सोसाइटी को या गवर्नमेंट को, तो उस बंदे की उस लैंड के ऊपर से जो भी प्रॉफिट आएगा, सबसे पहले उस प्रॉफिट में से गवर्नमेंट का और सोसाइटी का जो क्लेम होगा उसको पूरा किया जाएगा। यहाँ पर सिंपल वो ये वाली बात आपको कर रहा है। उसके बाद वो कहता है कि अगर कोई बंदा है, उसकी कोई हाउसिंग सोसाइटी है या उसने किसी अपने मेंबर को पे करना है हाउसिंग सोसाइटी में, उसका कोई शेयर देना है, तो उसमें भी यही होगा कि जो भी उसका प्रॉफिट आएगा कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी में से, तो वो सबसे पहले उस सोसाइटी को देगा या उस बंदे सोसाइटी का वो जो बंदा होगा उसको वो अदा करेगा। यहाँ पे इसके अलावा और कोई बात नहीं है। तो क्लेम में आपने सिंपल याद रखना है कि सोसाइटी का या गवर्नमेंट का किसी बंदे के ऊपर कोई भी क्लेम है, तो जब भी उस बंदे का उस लैंड से कोई प्रॉफिट आ रहा है, तो उस प्रॉफिट में से सबसे पहले उसने उस क्लेम को पूरा करना है, बाकी सारे काम वो बाद में करेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन 25। सेक्शन 25 के अंदर बात की गई है चार्ज एंड सेट ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स और इंटरेस्ट ऑफ मेंबर। अब इसमें वो ये कह रहा है कि एक बंदा है और उसका ना सोसाइटी के कैपिटल के अंदर ना शेयर है। ठीक है, सोसाइटी के कैपिटल के अंदर शेयर है, या फिर उसने सोसाइटी के अंदर कुछ पैसा जो है ना वो अपना डिपॉजिट कराया हुआ है। जब हम अपना पैसा डिपॉजिट कराते हैं ना, फिर उसके ऊपर हमें प्रॉफिट मिलता है, हमें बोनस मिलते हैं। ये मोस्टली आप लोगों को इस बारे में पता भी होगा, बैंक वगैरह भी करते हैं। तो अब वो यहाँ पे ये कह रहा है 25 के अंदर कि एक बंदा है, उसका सोसाइटी के कैपिटल में शेयर है, या फिर उसने कोई मनी अपनी डिपॉजिट कराई हुई है। लेकिन यहाँ पे दूसरी बात क्या कर रहा है कि वो बंदा, उसने सोसाइटी से लोन भी लिया हुआ है। ठीक है, उसने सोसाइटी से डेप्ट भी लिया हुआ है, उसने सोसाइटी से कर्जा लिया हुआ है, उसने वो रिटर्न नहीं किया। ठीक है, दो बातें अपने जहन में बिठानी है यहाँ पे
पहली बात वो कर रहा है कि उस बंदे का सोसाइटी के कैपिटल में शेयर है, या उस बंदे ने कोई पैसा सोसाइटी में डिपॉजिट कराया हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ वो कह रहा है कि वो बंदा वहां पे डिफॉल्टर भी है, कि उसने सोसाइटी से कोई लोन वगैरह लिया हुआ है और उसको वो वापस नहीं कर रहा। अब होगा क्या कि उसका जो कैपिटल का शेयर होगा, उसमें से जो प्रॉफिट आएगा, या उसने जो मनी डिपॉजिट कराई हुई है उसमें से जो प्रॉफिट होगा, जो भी बोनस होगा, सोसाइटी खुद ब खुद अपना लोन जो है वो उसमें से चुका लेगी। उस बंदे की परमिशन की उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो है डिफॉल्टर। तो यहाँ पे उसने ये सिंपल बात की है 25 में। 26 के अंदर आ जाए, 26 में बात की गई है शेयर आर इंटरेस्ट नॉट लायबल टू अटैचमेंट। हमने पीछे बात की है ना कि उसका शेयर है या उसका कोई इंटरेस्ट है उसके कैपिटल के अंदर, या उसने कोई मनी डिपॉजिट कराई हुई है, या उसने कोई लोन लिया हुआ है, जो हम सेक्शन 41 में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सेक्शन 25 के अंदर हमने पीछे शेयर की बात करके आए हैं। सेक्शन 41 हम आगे जाके पढ़ेंगे, इसमें फंड्स लोन दिए जाते हैं लोगों को। तो इसमें बस सिंपल याद रखना है, ज्यादा इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इसमें आपने ये याद रखना है कि उसके जो वो शेयर होंगे या जो उसने फंड लिए होंगे वो अटैचमेंट नहीं हो सकती है उसकी। ठीक है, ये नहीं है कि आप उसके शेयर का प्रॉफिट की या उसके जो फंड लोन है उसकी अटैचमेंट कर लें, वो नहीं हो सकती यहाँ पे बस। उसके बाद सेक्शन 27 के ऊपर आ जाए। सेक्शन 27 में कहता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेथ ऑफ मेंबर। अब वो यहाँ पे ये बात कर रहा है, अब देखिए ये तो आपको इसके नाम से समझ आ रही है वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि बंदा मर गया है, उसका जो इंटरेस्ट है ना अब उसका ट्रांसफर होगा। इसमें डिफरेंट बातें आती हैं। नंबर वन तो ये है कि एक बंदा है, उसने मरने से पहले ही किसी को नॉमिनेट कर दिया है, उसने मरने से पहले ही किसी को बोल दिया कि ये मेरा जानशीन होगा, तो सोसाइटी उस बंदे को एक्सेप्ट कर लेगी। सिंपल, पहली बात आपने इसमें ये याद रखनी है। दूसरे नंबर पे कहता है कि अगर तो उसने नॉमिनेट नहीं किया और उस बंदे की डेथ हो गई, फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरी एक सोसाइटी है और मैंने उसमें किसी बंदे को अपना वारिस नहीं बनाया हुआ कि अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी जो ये सोसाइटी होगी ना ये इस बंदे की हो जाएगी। ऐसा मैंने कुछ नहीं किया हुआ। मोस्टली आप देखते हैं ना प्रॉपर्टीज वगैरह में भी ऐसे ही होता है। लोगों की डेथ हो जाती है, फिर उनकी औलाद पीछे कि ये हमारा हिस्सा है, हमारे हिस्सा लेकिन बहुत सारे लोग फिर आके खड़े हो जाते हैं इसमें हमारा भी है, हमारा भी है। तो यहाँ पर भी यही है। अब मैंने क्लेम नहीं, मैंने मतलब सॉरी क्लेम नहीं, मैंने मुझे मतलब कि नॉमिनेट नहीं किया हुआ था कि मेरी जगह पे कोई बंदा जो है वो इसका वारिस होगा, इसका जानशीन बनेगा। तो अब जब मेरी डेथ हो जाएगी तो फिर क्या होगा? सोसाइटी क्या करेगी? सोसाइटी की एक मैनेजिंग कमेटी होती है, हम पीछे पढ़ के आए हैं। सोसाइटी की वो मैनेजिंग कमेटी जो है ना वो लीगली तौर पर डिसाइड करेगी कि मारिया की अब इस सोसाइटी का जानशीन जो है वो कौन होगा, ये वाला राइट जो है वो अब किसके पास जाएगा। ये कौन डिसाइड करेगा? मैनेजिंग कमेटी डिसाइड करेगी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें एक दो बातें और भी आती हैं। एक ये बात है कि अगर वो जो सोसाइटी, अब सोसाइटी का मैं फॉर एग्जांपल मेरी डेथ हो गया, मेरे बाद कोई बंदा नहीं है जो सोसाइटी को संभाल सके, लेकिन सोसाइटी ने मेरे कुछ चार्जेस वगैरह कुछ पैसे वगैरह देने हैं, तो उसमें क्या होगा कि जो सोसाइटी होगी ना वो जितना भी पैसा होगा, जो भी मेरा वारिस होगा पीछे, सोसाइटी का मेंबर वो नहीं बनना चाहता, वो कहता है मैं इसको होल्ड ही नहीं करना चाहता, तो वो मेरा जितना भी इंटरेस्ट होगा, जितना भी मेरा पैसा वगैरह होगा, वो सोसाइटी 1 साल के अंदर अंदर उस बंदे को ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, जो पीछे उसका जानशीन आ रहा होगा ना उसको 1 साल के अंदर अंदर सोसाइटी वो क्या करेगी? ट्रांसफर कर देगी। तो 27 में ये सिंपल है। आप अगर इसके डिफाइन को भी देखें ना तो आपको वहां से भी आइडिया हो जाएगा कि वो 27 में बात एक्चुअली करना क्या चाह रहा है। उसके बाद हमारे पास 28 आता है। 28 के अंदर बात की गई है लाइबिलिटी ऑफ पास्ट मेंबर्स। अब इसके अंदर वो ये कह रहा है कि कोई भी मेंबर है वो सोसाइटी जो है ना छोड़ के चला गया है, ठीक है, पास्ट मेंबर है उसका, तो उसकी क्या जिम्मेदारी होगी? अब देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने एक सोसाइटी है मैंने वो छोड़ दिया है तो वो सोसाइटी मुझे बोलेगी वहां पे रजिस्ट्रार या कोई भी, भाई तुम्हारे जितने भी ड्यूज चार्जेस वगैरह रहते हैं ना वो अभी दे के जाओ, अगर जा रही हो ना यहाँ से तो अभी ये सारी चीजें यहाँ से दे के जाओगी। ऐसा नहीं होता। मेरे पास 2 साल का टाइम होता है। जब मैंने सोसाइटी छोड़ देनी है तो फिर मेरे पास 2 साल का टाइम होगा। उस 2 साल के अंदर अंदर मैंने जितने भी ड्यूज होंगे, जितने भी चार्जेस होंगे, वो सारे के सारे अदा करने होंगे। ये नहीं है कि जाते साथ ही कहेगा पूरी अब जा रहे हो तो भाई दे के जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके पास 2 साल का टाइम होता है। उसके बाद सेक्शन 29 है। सेक्शन 29 के अंदर, अब इसके अंदर भी वही बात है। इसके अंदर वो कह रहा है कि अगर बंदा मर गया है और उसने सोसाइटी के कोई चार्जेस वगैरह कोई ड्यू वगैरह देने थे, तो फिर उसके पीछे जानशीन जो है उनके पास 1 साल का टाइम होता है। वो 1 साल के अंदर अंदर वो जो होंगे उसको डिपॉजिट कराएंगे। सिंपल है। उसके बाद सेक्शन 30 के ऊपर आ जाए। सेक्शन 30 में कहता है कि रजिस्टर ऑफ मेंबर। अब यहाँ पे सिंपल है कि अगर कोई मेंबर रजिस्टर हो रहा है तो उसकी रजिस्ट्रेशन की डेट क्या होगी, उसकी उसकी रजिस्ट्रेशन की डेट खत्म कब होगी, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। इसके अलावा इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है।
फिर सेक्शन 31 के ऊपर आ जाए। 31 में कहता है एडमिसिबिलिटी ऑफ कॉपी ऑफ एंट्री एज एविडेंस। अब 31 के अंदर वो ये कह रहा है कि मतलब अगर कोई सोसाइटी बिजनेस के हवाले से कोई भी बुक है, कोई भी पेपर है, कुछ भी है, आप एक सोसाइटी के मेंबर बने हैं ना, और देखें उसके फिर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, हम डेफिनेशन में पढ़ के भी आए थे। अब आपकी कोई भी सोसाइटी है वो बिजनेस के लिहाज से है, उसकी कोई बुक है, उसके कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई भी पेपर्स हैं, अब आपके पास वो असल वाले नहीं है, आपके पास अगर उसकी कॉपी भी है ना तो वो भी एज अ ओरिजिनल ही तस्लीम की जाएगी। यहाँ पे इसमें 31 में ये बात की हुई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सोसाइटी ने कोई ट्रांजेक्शन की है, ठीक है, अब वो जो ट्रांजेक्शन हुई है वो आपके पास ओरिजिनल स्लिप नहीं है उसकी, लेकिन आपके पास उसकी कॉपी है, तो वो भी ओरिजिनल ही मानी जाएगी। यहाँ पे वो ये बात कर रहा है। उसके बाद सेक्शन 32 के अंदर आ जाए। सेक्शन 32 में एग्जाम की बात की गई है कि फ्रॉम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटिंग टू शेयर ईटीसी ऑफ सोसाइटी। अब इसके अंदर आपने सिर्फ ये छोटा सा एक्ट याद रखना है, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 17 की क्लॉज बी और सी कह रहा है कि ये अप्लाई नहीं होगी, मतलब कि इसके अकॉर्डिंग इन लोगों की रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। किन चीज़ों की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी? नंबर 1 पे कह रहा है कि एनी इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू शेयर इन अ सोसाइटी। अब वो कह रहा है कि एक आप कोई भी ऐसा बिजनेस है जो आप कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज है, ठीक है, जो आप सोसाइटी से रिलेटेड कर तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो हमें ये नहीं बता रहा कि इसके अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी कितनी है, मूवेबल प्रॉपर्टी कितनी है। मतलब सोसाइटी का शेयर बता रहा है हमें, आपने कोई बिजनेस किया है ना, उसमें हमें ये पता चल रहा है कि इसमें सोसाइटी का शेयर है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा कि इसके अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी कितनी होगी, मूवेबल प्रॉपर्टी कितनी होगी, तो उसकी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं है। ठीक है, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 17 जो है वो नहीं लगता, ये इस क्लास के अंदर बताया गया है। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं कि कुछ कोई भी ऐसे सर्टिफिकेट जो या तो सोसाइटी के लिए फायदा मंद है, अगर वो सोसाइटी के लिए फायदा मंद है, उनसे सोसाइटी में कोई बेहतरी आ रही है, कुछ तब्दीली आ रही है, तो फिर वो जो सर्टिफिकेट होंगे वो रजिस्टर होंगे। अगर उनका कोई फायदा नहीं है, ठीक है, तो फिर उनको रजिस्टर करवाने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे ये कह रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाए, 2 मिनट अजान हो रही है, वेट करें फिर स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास इसकी जो तीसरी आती है वो उसमें ये कहता है कि कोई भी सर्टिफिकेट्स हैं उसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अप्रूव कर दिया है, ठीक है, और की तरफ से इशू हुए हैं, और सोसाइटी ने भी उसको अप्रूव किया हुआ है या इशू कर दिया, अब वो सर्टिफिकेट आगे ट्रांसफर हो गए हैं तो उनकी भी दोबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। फिर हमारे पास सेक्शन 33 आता है। सेक्शन 33 के अंदर कहता है कि पावर टू एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन एंड कोर्ट फी। अब वो ये कह रहा है कि देखिए सिंपल चीज अगर आप इसमें याद रखें ना, बाकी तो उसने इसके अंदर ही बोल दी है, ना भी समझाऊं तो आपको इसकी समझ आ रही है। वो कह रहा है कि रिमिट करने की पावर किसके पास होगी? इनकम टैक्स को रिमिट करना है, स्टैंप ड्यूटी को रिमिट करना है, किसी रजिस्ट्रेशन को रिमिट करना है, कोई रजिस्ट्रेशन है उसको रिमिट करना है, कोई कोर्ट फी है उसको रिमिट करना है, तो ये सारी की सारी पावर किसके पास होंगी? तो आपने याद रखना है ये सारी पावर फेडरल गवर्नमेंट के पास होंगी। ये इसकी डिफाइन के अंदर ही बातें सारी लिखी हुई हैं। नीचे फिर थोड़ा इसको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। इसमें कहते हैं कि जितनी भी ये पावर्स होंगी, किसी भी चीज को एग्जाम्प्ट करना है, रिमिट करना है, वो सारी की सारी पावर फेडरल गवर्नमेंट के पास होंगी। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियल गजेट के अंदर नोटिफिकेशन देगी, फिर वो किसी भी सोसाइटी का जो रिमिट है, सॉरी, जो इनकम टैक्स है, जो सुपर टैक्स है, जो उसने पे करना है किसी सोसाइटी ने, वो उसका रिमिट कर सकती है, उसका खत्म कर सकती है, माफ कर सकती है। उसकी अगर स्टैंप ड्यूटी है उसको रिमिट करना है, तो उसके लिए भी अगर कोई भी बिजनेस है जो सोसाइटी या किसी भी क्लास की तरफ से आ रहा है तो वो भी फेडरल गवर्नमेंट उसको कर सकती है, ठीक है, लेकिन सोसाइटी के बिहाफ पर। फिर हमारे पास कोई सिक्योरिटी बॉन्ड्स आ जाते हैं तो उसको भी किसी भी सोसाइटी का जो ऑफिसर होगा उसके बिहाफ पर उसको भी रिमिट किया जा सकता है। अगर कोर्ट की कोई फी देनी है, कुछ भी देना है इस तरह का, अगर उसको भी वो माफ करना करना है तो वो भी फेडरल गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो इसको माफ कर सकती है। इसमें वो क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछेगा कि स्टैंप ड्यूटी हो गई या जो टैक्सेस वगैरह होते हैं, अगर उनको रिमिट करना हो, एग्जेम्प्ट करना हो, तो कैसे कौन कर सकता है, ये पावर किसके पास होती है? तो आपने बस सिंपल याद रखना है कि ये पावर होती है फेडरल गवर्नमेंट के बाद। फिर हमारे पास सेक्शन 38 ए, सेक्शन 33 ए आता है। सेक्शन 33 ए के अंदर बात की गई है गवर्नमेंट में गिव लोन और गारंटी इंटरेस्ट और रिटर्न। ये सिंपल है, इसके अंदर भी वो यही कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो किसी बंदे को भी लोन दे सकती है,
ठीक है, किसी भी सोसाइटी को, किसी भी बंदे को लोन देने की पावर होती है गवर्नमेंट के पास। वो उसके गारंटी दे सकती है इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट वापस भी ले सकती है और दे भी सकती है। गारंटी गारंटी वापस ले भी सकती है, दे भी सकती है। यहाँ पे ये चीज याद रखनी है। बस इतना ही था इस चैप्टर के अंदर। मजीद किसी चीज की समझ नहीं है तो पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।